हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है हाउ नोबल गैसेस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है? तो नोबल गैसेस किस तरह तैयार होती हैं इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम नोबल गैसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखें, नोबल गैसेस जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो बिल्कुल आखिरी ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो गैसेस मौजूद हैं वो क्या कहलाती हैं? नोबल गैसेस कहलाती हैं। ठीक है, ये स्टेबल होती हैं क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट जो है मुकम्मल होता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट नोबल गैसेस, जिसके बारे में मैंने ये कहा कि जब आप पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल आखिरी ग्रुप की तरफ देखेंगे वो ग्रुप किसका होगा? नोबल गैसेस का होगा। ये नोबल गैसेस क्या होती हैं? ये स्टेबल होती हैं, इनका डुप्लेट या फिर इनका जो है ऑक्टेट जो है मुकम्मल होता है। ठीक है, तो नोबल गैसेस को सेपरेट करने के जो आपकी बुक में मेथड बताए गए हैं वो दो मेथड हैं। एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रॉम लिक्विड एयर और दूसरा है केमिकल मेथड। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि हम हवा से जो है हवा की ही डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, और उसमें से जो है हम क्या अलग कर देंगे? नोबल गैसेस को अलग कर देंगे। तो देखें, डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन होती है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलहदगी। अगर मैं आपको एक सिंपल सा खाका बना के दिखाऊं, वैसे डिस्टिलेशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, ये दूसरी क्लासेस में बाकायदा बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है कि डिस्टिलेशन किस तरीके से की जाती है, लेकिन एक छोटा सा स्केच देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास समझे लिक्विड एयर आई, यह यहाँ डिस्टिलेशन कॉलम से गुजरेगी। ठीक है, डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होती हैं? प्लेट्स होती हैं, इस तरह प्लेट्स बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होती है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ऊपर से निकल जाती, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो नीचे से निकलती है। ठीक है, वो फ्रैक्शन। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट समझे दरमियानी हद तक होता है वो कहाँ से निकलती है? दरमियान से निकलती है। तो डिस्टिलेशन का जिक्र यहाँ पर बार बार आएगा। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास समझे लिक्विड एयर आई, यहाँ पे हमने इसकी सेपरेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो ऊपर से निकल जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये असल में अलहदगी है, किसकी बुनियाद पर? बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। ठीक है, तो अगर कहीं आपको डिस्टिलेशन का जिक्र आएगा इस टॉपिक में तो आपने समझ जाना है कि डिस्टिलेशन का मतलब क्या है। और इसके अलावा फ्रैक्शनेट का लफ्ज़ आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने यही समझना है कि हम उसको बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नोबल गैसेस में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, ये सब की सब मतलब मैंने तकरीबन तमाम गैसेस का नाम ले लिया, मगर रेडॉन का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, रेडॉन का प्रोसेस हम इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। वो एक लाइन में उसकी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से रेडॉन जो है हमें हासिल होता है। ठीक है, फ़िलहाल हम इन 6 की स्टडी कर रहे हैं। हीलियम की, किसकी? नियॉन की, आर्गॉन की, क्रिप्टॉन की, जीनॉन की। ये 6 हैं या 5 हैं, आपने इसकी गिनती कर लेनी है। साथ ही इसमें जो है, इसमें ना हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ठीक है, ये चीज़ें मौजूद हैं। ये असल में नोबल गैसेस कहलाती हैं। और साथ हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी जिक्र किया हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र यहाँ पे क्यों किया हुआ है? चूँकि हम जो नोबल गैसेस को अलग करवाते हैं ये हम हवा से ही, लिक्विड एयर की डिस्टिलेशन करके ही इसको अलग करवाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ आई? तो हम लिक्विड एयर से ही असल में क्या काम कर रहे होते हैं? नोबल गैसेस को अलग करवा रहे होते हैं।
इसी वजह से इसमें उसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी इंक्लूड कर दिया है। तो देखें, नोबल गैसेस को अलग करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार है हमारे पास बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, कि हम लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड। इन दो मेथड्स के ज़रिए हम नोबल गैसेस को अलग कर सकते हैं। पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं कि हम लिक्विड एयर की डिस्टिलेशन करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके किस तरीके से नोबल गैसेस को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस तो हमारे पास, हमने हीलियम का जिक्र भी कर दिया, नियॉन का, ऑर्गॉन का, क्रिप्टॉन का, जीनॉन का, इन सब का जिक्र कर दिया। ठीक है, तो एक गैस हमारे पास रहेगी रेडॉन, वो उसका जिक्र हम एंड में जाके करेंगे। ठीक है, कि उसको हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। कहता है जो हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं ना, ये हमें कहाँ से हासिल होती हैं, जब हमने लिक्विड एयर से नाइट्रोजन हासिल करनी हो। ठीक है, हमारे पास लिक्विड एयर होगी, उससे जब हमने नाइट्रोजन हासिल करनी होगी तो नोबल गैसेस हमें एज अ बाय प्रोडक्ट हासिल होंगी वहाँ से। ठीक है, कहता है ये तमाम गैसेस, नोबल गैसेस हों, हवा में मौजूद ऑक्सीजन हो, हवा में मौजूद नाइट्रोजन हो। ठीक है, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट की रेंज उसने हमें नीचे बताई हुई है कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, नियॉन का ज़्यादा है। ये ABS का मतलब है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और नाइट्रोजन 77 केल्विन है, ऑर्गॉन 87 केल्विन है, ऑक्सीजन। तो ये देखें, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जिक्र किया है वो ये जिक्र किया है कि नोबल गैसेस को अलग करने के दो मेथड हैं। ठीक है, एक मेथड है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, और दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। और सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम किस तरीके से जो है नोबल गैसेस को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यह होता है कि हम इनर्ट गैसेस को असल में जो हमारे पास लिक्विड एयर होती है, लिक्विड एयर से हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम नाइट्रोजन गैस को हासिल कर लें। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की हासिल करने के साथ साथ हमें जो है क्या हासिल हो रही होती हैं, नोबल गैसेस भी हासिल हो रही होती हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो उसने यहाँ पर उसने बताया है कि लिक्विड एयर से जो गैसेस हासिल होती हैं उन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट सबका बताया हुआ है और ये आपने याद रखना है। अब आगे वो कह रहा है कि हमारे पास जो जीनॉन और क्रिप्टॉन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जबकि हीलियम और नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर हम अलहदगी कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलहदगी कर सकते हैं। चूँकि क्या है, क्रिप्टॉन और जीनॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हीलियम और नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम इसको बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है इन गैसेस को हम कैसे अलग कर सकते हैं। कहता है दो तरीक़ाकार हैं, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा है इवेपोरेशन। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, लिक्विड एयर को टेम्परेचर देंगे इस कॉलम में जो है हम लिक्विड एयर को भेजेंगे। ठीक है, इस कॉलम का नाम क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम। यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग करने की कोशिश करेंगे लिक्विड एयर के कंपोनेंट्स को। यहाँ पे हम लिक्विड एयर को टेम्परेचर देंगे 83 केल्विन का, तो यहाँ पे इंटर होगी। जैसे ये डिस्टिलेशन कॉलम में इंटर होगी तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, गैसेस ऊपर चली जाएंगी, गैसेस कहाँ चली जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी, और लिक्विड नीचे की तरफ आ जाएगा। आपको पता है गैस हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, लिक्विड भारी होता है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो अभी तक हमने क्या काम किया है, लिक्विड एयर को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, किसमें, गैसेस में, और क्या है, लिक्विड में। क्लियर हो गया। गैसेस में क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन।
ठीक है। और लिक्विड में ये तमाम गैसेस मौजूद हो सकती हैं जो कि हमने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो अभी तक मैंने लिक्विड एयर जिसका टेम्परेचर 83 केल्विन था, ठीक है, उसको मैंने फ्रैक्शनेट किया मतलब उसकी सेपरेशन की ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो गैसेस ऊपर चली गई क्योंकि गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और लिक्विड नीचे आ गए चूँकि जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम गैसेस को स्टडी करते हैं। गैसेस में क्या हो रहा है, गैसेस में हमारे पास 3 गैसेस आ रही हैं। एक तो हमारे पास नाइट्रोजन आ रही है, हीलियम आ रही है, नियॉन आ रही है, ठीक है। तो ये गैसेस हैं, कहता है इनको आपने ठंडा करना है लिक्विड नाइट्रोजन के ज़रिए, ठीक है। और टेम्परेचर कितना देना है यहाँ पर 77 केल्विन। मतलब ये जो इन गैसेस में असल में नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन ही इन गैसेस को क्या कर रही होगी, ठंडा कर रही होगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे फिर दो फ्रैक्शंस बन जाएंगी। क्या फ्रैक्शन बन जाएंगी, फ्रैक्शन ये बनेगी कि लिक्विड नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और गैसेस अलग हो जाएंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो गैसेस हैं हमारे पास हीलियम और नियॉन की, इसको फिर लिक्विड जो है नाइट्रोजन के ज़रिए ठंडा किया जाएगा। किस टेम्परेचर पर, 20 केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ पे क्या होगा, हीलियम और नियॉन दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब हीलियम चूँकि हल्की गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये ऊपर से निकल जाएगी, और नियॉन चूँकि जो है भारी गैस है, हीलियम के मुकाबले में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो नीचे से निकल जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि लिक्विड एयर को आपने फ्रैक्शनेट करना है, ठीक है। उसकी डिस्टिलेशन करनी है, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक गैसेस वाले सेक्शन में में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरा किस हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाले हिस्से में। लिक्विड वाले हिस्से को मैं अभी छेड़ नहीं रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गैस वाले। गैस में क्या क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, हीलियम मौजूद है, नियॉन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन के ज़रिए ठंडा करेंगे। मतलब यही नाइट्रोजन जो है इन गैसेस को क्या कर रही होगी, ठंडा कर रही होगी। किस टेम्परेचर पर, 77 केल्विन टेम्परेचर पर। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास 2 फ्रैक्शन बन जाएंगी। एक लिक्विड नाइट्रोजन की फ्रैक्शन बन जाएगी, दूसरी हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी, हीलियम और नियॉन की। आप ऐसे समझें, हीलियम और नियॉन ऊपर से, जो कि गैसेस हैं, ये ऊपर से निकल जाएंगी, और लिक्विड नाइट्रोजन जो है नीचे से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं, इन्हीं गैसेस को जो है हम दोबारा लिक्विड नाइट्रोजन के ज़रिए ठंडा करेंगे। किस टेम्परेचर पर, 20 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। जब इसको हम 20 केल्विन टेम्परेचर पे जो है ठंडा करेंगे, फिर क्या होगा, ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं, ये जो दोनों गैसेस हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हीलियम चूँकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। और नियॉन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये नीचे से निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये दोनों गैसेस आ रही होंगी हीलियम और नियॉन की, हीलियम ऊपर से और नियॉन नीचे से निकल जाएगी। अब हम आते हैं, तो देखें हमने अभी तक क्या काम किया है, इन तीनों गैसेस को हमने एक दूसरे से अलग कर दिया, हीलियम को, नियॉन को और नाइट्रोजन को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब बारी आ रही है नीचे वाली गैसेस की, जिसमें आती है हमारे पास आर्गॉन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। कहते हैं कि जी हमारे पास जो लिक्विड वाला पोर्शन बनेगा ना शुरू शुरू में, उसको आपने इवेपोरेट करवाना है। जब आप इवेपोरेट करवाओगे, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है एक गैसेस की सूरत में हमें फ्रैक्शन हासिल होगी, एक हमें लिक्विड की सूरत में जो है जो फ्रैक्शन हासिल होगी, ठीक है। बात समझ आई। तो क्या होगा, एक गैसेस की सूरत में जब हम इसको इस लिक्विड को इवेपोरेट करवाएंगे, हमें क्या हासिल होगा, एक गैसेस की सूरत में फ्रैक्शन हासिल होगी, जिसमें क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन और आर्गॉन मौजूद होगी, ठीक है। हमें गैसेस हमेशा ऊपर से निकलती हैं, और जो लिक्विड है, लिक्विड में ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकती है, क्रिप्टॉन भी मौजूद हो सकती है, और जीनॉन भी मौजूद हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है लिक्विड ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और जीनॉन नीचे से निकलेंगे,
और गैसियस ऑक्सीजन और क्रिप्टॉन जो है कहाँ से निकलेंगे, ये ऊपर से निकलेंगे। अब इनको हम दोबारा फ्रैक्शनेट करेंगे। क्या करेंगे, इनकी फ्रैक्शनेशन करेंगे। जब इसको दोबारा हम फ्रैक्शनेशन इसकी करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड नाइट्रोजन के ज़रिए। तो कहते हैं कि जी क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन क्या काम करेगी, गैसियस आर्गॉन से अलग हो जाएगी। मतलब मैं इस हिस्से की दोबारा फ्रैक्शनेशन करूँगा, इसको दोबारा किसी डिस्टिलेशन कॉलम में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजूँगा। तो क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन क्या है, नीचे बैठ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन लिक्विड की सूरत में नीचे बैठ जाएगी और गैसियस आर्गॉन जो है ऊपर से निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को आर्गॉन से अलग कर दिया। इसी तरीके से देखें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन भी आ रही है, क्रिप्टॉन भी आ रही है। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीनॉन भी आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसको भी हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजेंगे। हमें क्या हासिल होगा, हमें यह हासिल होगा ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन लिक्विड की सूरत में नीचे से हासिल हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस ऊपर से हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है वो नीचे से ही निकलती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ऊपर से निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन के मुकाबले में, तो वो ऊपर से निकलेगी। और क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, तो वो नीचे से निकल जाएगी। फिर इसकी इस हिस्से की हम दोबारा इसको दोबारा हम जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजेंगे। यहाँ पे भी जो है ये दोनों क्या काम करेंगे, एक दूसरे से बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग हो जाएंगे। चूँकि इसका क्रिप्टॉन का और ज़ीनॉन का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से मुख्तलिफ है, तो क्रिप्टॉन का बॉइलिंग पॉइंट चूँकि कम है वो ऊपर से निकल जाएगी, और ज़ीनॉन चूँकि भारी है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, तो ये नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या काम किया है, ऑक्सीजन को भी हमने अलग कर दिया है। ऑक्सीजन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन को भी हमने बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मतलब डिस्टिलेशन कॉलम में से गुजार के एक दूसरे से अलग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली जो है, एक बात जो आपने याद रखनी है, ये देखें यहाँ पे जिक्र गैसेस का कर रहा है मगर निकाल लिक्विड नाइट्रोजन रहा है। ठीक है, बात समझ आई। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें बात लिक्विड की कर रहा है और निकाल कौन सी गैस रहा है, ऑक्सीजन गैस रहा है। तो यहाँ पे आपने मतलब ये समझ लेना है कि जब यहाँ पे गैसेस की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आर्गॉन गैस की हालत में है, आर्गॉन गैस की हालत में अलग होगी और ऑक्सीजन लिक्विड की हालत में अलग होगी। और यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ें जो हैं लिक्विड की हालत में अलग होंगी। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है गैस की हालत में अलग होगी। ठीक है, तो एक हिस्से में, इस हिस्से में जो है चाहे वो गैसेस की बात कर रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे जो हमें ऑक्सीजन हासिल होगी वो लिक्विड की हालत में हासिल होगी। और यहाँ पे चाहे वो लिक्विड की बात कर रहा है मगर यहाँ पे जो हमें ऑक्सीजन हासिल होगी वो किसकी हालत में हासिल होगी, गैस की हालत में हासिल होगी। ठीक है, तो देखें इस पोर्शन में हमने ऑक्सीजन को और आर्गॉन को एक दूसरे से अलग किया, और इस हिस्से में हमने क्या काम कर दिया, जो अभी भी ऑक्सीजन इनके साथ अटैच थी और इसके अलावा क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन को हमने एक दूसरे से अलग कर दिया। ठीक है, तो कहता है हीलियम को अलग करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, एक मेथड वो कहता है जो यूएसए कनाडा में इस्तेमाल हो रहा है, वो नेचुरल गैस से जो है ना हम क्या काम करते हैं, हीलियम को हासिल कर लेते हैं। कहता है नेचुरल गैस को हम ठंडा करते हैं, जब ठंडा करते हैं तमाम गैसेस जो है या तो लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास एक जगह से नेचुरल गैस आ रही है, उसको मैं कर दूंगा ठंडा। ठीक है ना, लो टेम्परेचर पे उसको ठंडा करूंगा
तमाम गैसेज या तो लिक्विफाई हो जाएंगी या सॉलिडिफाई हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हीलियम जो है ना, ये गैसेज हालत में ही रहेगी, ठीक है। तो तमाम गैसेस को आपने साइड पे कर लेना है। जो कि हीलियम गैस की हालत में है तो गैस को आप आसानी से अलग करवा सकते हो। गैस हल्की होती है, उसको निकालना आसान होता है, ठीक है। कहता है हीलियम को हासिल करने का एक और तरीका है, वो क्या है कि हम एक मोनाजाइट नामी और को इस्तेमाल करें, ठीक है। या फिर जो है हम क्या काम करें कि इसको जो है हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में भी इससे अलग करवा सकते हैं। तो हीलियम को हासिल करने का एक तरीकाकार क्या है कि हम मिनरल मोनाजाइट नामी और को गर्म करें, ठीक है, और उससे हम हीलियम हासिल कर रहे हैं किसकी मौजूदगी में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। और ये मोनाजाइट क्या है, असल में एक और है, और किसे कहते हैं, कच्छ धात को कहते हैं। कच्छ धात कौन सी धात होती है जिसमें से हम वैल्यूएबल मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने दो मेथड मज़ीद बता दिए कि किस तरीके से हम हीलियम गैस को अलग कर सकते हैं। हीलियम गैस को अलग करने का एक तरीका वो क्या बता रहा है कि आपने नेचुरल गैस को ठंडा करना है, ठीक है। नेचुरल गैस में मौजूद तमाम गैसेस ठंडी होकर या तो सॉलिडिफाई हो जाएंगी या लिक्विफाई हो जाएंगी, मगर हीलियम गैस की हालत में रहेगी। और गैस चूँकि हल्की होती है, हल्की होने की वजह से ये ऊपर से आसानी से जो है अलग करवाई जा सकती है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगी और इसको निकालना आसान होगा। दूसरा मेथड वो हीलियम को अलग करने का बता रहा है कि हीलियम को अलग करने का दूसरा मेथड ये है कि आप मिनरल मोनाजाइट लो, उसको हीट करो, किसकी मौजूदगी में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, वहाँ से भी हीलियम हासिल हो जाएगा। अब ये मोनाजाइट क्या होता है, मोनाजाइट एक और है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कच्छ धात। कच्छ धात से हम वैल्यूएबल मिनरल्स को अलग करवा सकते हैं, मतलब वो मेटल्स जिनकी हमें ज़रूरत होती है, वो मिनरल जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसको हम किसी प्रोसेस के थ्रू जो है अलग करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो आप ये तक आपने पढ़ा, ये सारा फिज़िकल मेथड पढ़ा है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन शायद इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। ख़ास तौर पे ये वाला मेथड जो था, इसमें तो बिल्कुल भी कोई जो है फिज़िकल मेथड जो है मतलब केमिकल मेथड इन्वॉल्व नहीं था, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसको हमने जो है यहाँ से हमें नोबल गैसेस को अलग करवा लिया, ठीक है। इस सेक्शन में सिर्फ गैसेस आएंगी, इस सेक्शन में सिर्फ लिक्विड्स आएंगे। गैसेस में से पहले आप क्या काम करोगे, नाइट्रोजन को एक साइड पे कर दोगे और हीलियम नियॉन को एक साइड पे कर दोगे। फिर जो है हीलियम नियॉन की फ्रैक्शनेशन करोगे, फिर वहाँ से हीलियम और नियॉन को एक दूसरे के से अलग कर दोगे, किसकी बुनियाद पर, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है यही चक्कर होगा, ठीक है, कि आपने यहाँ पे भी इसको जो हमारे पास लिक्विड फ्रैक्शन बनेगी उसको इवेपोरेट करोगे, हमारे पास दो फ्रैक्शन मज़ीद बनेगी, एक गैसेस की एक लिक्विड की, ठीक है। गैसेस में ऑक्सीजन और आर्गॉन होंगे, और ऑक्सीजन और आर्गॉन को आप फ्रैक्शनेट करके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे दूसरे से अलग कर दोगे। इस तरीके से ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन होंगे, उसको भी आप फ्रैक्शनेट करके दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दोगे। फिर हमें ये वाली फ्रैक्शन हासिल होगी लिक्विड क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन की। इसी को जो है आप बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर फ्रैक्शनेट करके दूसरे से अलग कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पहली तीन गैसेस हासिल होंगी। इस प्रोसेस आपको इस सेक्शन में नज़र आएगा, और इस सेक्शन में आपको नज़र आएगा, आपको बकिया चार जो है गैसेस नज़र आएंगी, ठीक है, मतलब नोबल गैसेस नज़र आएंगी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी मौजूदा, चूँकि इसको हम लिक्विड एयर से ही हासिल करते हैं तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रहती है और उनको फिर अलग करवाना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं केमिकल मेथड की तरफ। केमिकल मेथड में वो कह रहा है कि केमिकल मेथड में क्या होता है कि आप क्या काम करते हो, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है, एक कंपाउंड बनाना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर एक कंपाउंड बनाना है, ठीक है। असल में वो जो यहाँ पे बताना चाह रहा है वो ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी आप
एक दूसरे से अलग करके अलग नहीं करवा सकते। ये हमेशा कंपाउंड्स की सूरत में एक दूसरे से मतलब ये अलग होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग होकर कभी भी सेपरेट नहीं होगी, ये कंपाउंड्स की सूरत में अलग होगी। तभी आपको देखो यहाँ पे सोडियम के नाइट्राइट्स हैं, सोडियम के नाइट्रेट्स हैं, ये कंपाउंड की सूरत में अलग हुई है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये नहीं कि नाइट्रोजन मैंने अलग निकाल दी और ऑक्सीजन मैंने अलग निकाल दी, ये किस सूरत में अलग हुई है? कंपाउंड की सूरत में। कहता है यहाँ पे होगा क्या, आपने ऑक्सीजन में से, मतलब वो हवा जिसमें क्या है एक्सेस ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, आपने उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क देना है। वो हवा जिसमें एक्सेस ऑक्सीजन मौजूद है, आपने उसमें क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना है। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देगी। ठीक है, नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड समझे आप, इसने बना दिए। इसी तरीके से ये NO फिर उस एक्सेस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स बना देगा। ठीक है, इसी नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स को किसी ख़ास कंडीशन पर आपने किसके साथ मिलाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाना है। एक NaNO2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaNO2, और दूसरा Na क्या काम करेगा, इस NO2 और यहाँ पे असल में 2 O हैं, एक O को अपने साथ मिला के सोडियम नाइट्राइड बना देगा, और प्लस जो है यहाँ पे 2 H रह जाएंगे, एक और रह जाएगा, वो वाटर बना देगा। ठीक है, तो इससे आगे वो क्या बात कर रहा है, कहता है कि जी द इनर्ट गैसेस रिमेन अनएब्जॉर्ब्ड इन द अल्कली सोल्यूशन। अब ये जो हवा है ना, जिसमें से आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपाउंड की सूरत में अलग करवा रहे हो, उसमें इनर्ट गैसेस भी मौजूद हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह की। ठीक है, कहता है ये अल्कली सोल्यूशन में एब्जॉर्ब नहीं होंगी। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो क्या करोगे, आप उनको कहाँ ले जाओगे, एक फ्लास्क में ले जाओगे। ठीक है, और उनको फ्रैक्शनेट करके मतलब वहाँ पे उनकी फ्रैक्शनेशन होगी। फ्रैक्शनेशन की वजह से वो जो है हमारे पास गैसेस, अनएब्जॉर्ब गैसेस, मतलब वो हमारे पास इनर्ट गैसेस होंगी। ठीक है, नोबल गैसेस होंगी, उनको हम आसानी से अलग करवा सकते हैं। जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसको हम कैसे रिमूव कराएंगे, उसको हम अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ पैरागोल में, पैरागोल कौन सा सोल्यूशन होता है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन होती है। ये क्या काम करती है, ये एक्सेस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब अगर अभी भी आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो देखें हमने क्या काम करना है। बेसिक मकसद तो ये है कि हम हवा लें, ठीक है, और हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करें। ठीक है, लेकिन केमिकल मेथड में, इस केमिकल मेथड में कहता है कि आपको कभी भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग नहीं मिलेंगी, ये कंपाउंड्स की हालत में मिलेंगी। ठीक है, ये नहीं कि नाइट्रोजन गैस अलग मिलेगी और ऑक्सीजन गैस अलग मिलेगी, ये आपको किस सूरत में मिलेगी, कंपाउंड्स की सूरत में मिलेगी। आपने क्या काम करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है, इनको स्पार्क देना है। जब आप इसको स्पार्क दोगे, ठीक है, तो क्या हासिल होगा, हमें नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड्स हासिल होंगे। इन्हीं को आप दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, हमें क्या हासिल होंगे, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हासिल होंगे। इसी नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओगे, हमें क्या हासिल होगा, वाटर सोलुबल सोडियम नाइट्रेट हासिल होगा, नाइट्राइट हासिल होगा, सोडियम नाइट्रेट हासिल होगा और वाटर हासिल होगा। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ हासिल हुई है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हासिल हुई है। ठीक है, मगर ये दूसरे से अलग नहीं है, ये किस हालत में है, कंपाउंड की हालत में है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें हासिल होगी, मगर किस सूरत में हासिल हुई, कंपाउंड की सूरत में हासिल हुई। फिर कहता है अब इसमें चूँकि हम इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपाउंड की सूरत में बेशक हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, मतलब इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस मौजूद हैं, वो इस अल्कली सोल्यूशन में एब्जॉर्ब नहीं होंगी।
ठीक है। उनको अलग करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लास्क में भेजना पड़ेगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजना पड़ेगा, जहाँ पे उनको बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग करवा देंगे। तो आपने नाइट्रोजन भी अलग करा दी, ऑक्सीजन भी अलग करा दी। पीछे हमारे पास क्या बची, अनएब्जॉर्ब्ड नोबल गैसेस बची, ठीक है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल नहीं हो रही थी। तो उनको आपने कहाँ भेज देना है, उनको आपने भेज देना है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में या फ्लास्क में, जहाँ पे वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जो एक्सेस ऑक्सीजन होगी, जिस ऑक्सीजन ने अभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उसको हम एब्जॉर्ब करवा देंगे एक सोल्यूशन के अंदर। कौन से सोल्यूशन के अंदर, पायरोगैलोल सोल्यूशन, मतलब बेंजीन के ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन के अंदर। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट तो समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या काम किया। मेरे पास हवा में कई सारी गैसेस आ रही हैं, ठीक है, उनको मैं एक रिएक्शन के थ्रू, जो पीछे मैंने रिएक्शन दिखाए, ठीक है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद था, वहाँ से मैंने क्या काम कर लिया, नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जो है सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट की सूरत में हासिल कर लिया। सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट की सूरत में हमने हासिल कर लिया, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बच गई, नोबल गैसेस बच गई, ठीक है, जिसका जिक्र इसने यहाँ पे किया है। उन्हीं नोबल गैसेस को क्या काम करना है, आपने एक डिस्टिलेशन कॉलम में से गुजारना है, जहाँ पे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हासिल हुई है, किसकी सूरत में, कंपाउंड की सूरत में। और नोबल गैसेस जो बच गई, जो अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, उसको हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से गुजारा। जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से गुजारा, वो दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएंगी, ठीक है। जो ऑक्सीजन बचेगी, जिस ऑक्सीजन ने अभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उसे हम जो है ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन के सोल्यूशन में जो है उसको एब्जॉर्ब करवा देंगे। इसी तरीके से एक और मेथड है, कहते हैं कि जी हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड के आपने कितने हिस्से लेने हैं। एक और मेथड हम पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू हम किस तरीके से जो है गैसेस को दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अच्छा यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, देखें कि उसी तरीके से हवा आएगी, ठीक है, एक सेक्शन के अंदर जहाँ वो कैल्शियम कार्बाइड के साथ जो है रिएक्शन करेगी और कंपाउंड्स की सूरत में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें हासिल हो जाएगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग गैसेस होंगी, उन्हीं रिमेनिंग गैसेस को हम दोबारा जो है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से गुजारेंगे। और रिमेनिंग गैसेस में कौन सी होंगी, नोबल गैसेस की जो है गैसेस होंगी, उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से गुजार के जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से अलग कर देंगे। तो इसी किस्म का सेक्शन होगा जहाँ पे वो हवा में मौजूद गैसेस, ख़ास तौर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, इस ऐसे ही एक सेक्शन में रिएक्शन करेंगी, ठीक है। कंपाउंड्स की सूरत में हमें ऑक्सीजन और कंपाउंड्स की सूरत में जो है हमें नाइट्रोजन हासिल होगी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, पीछे क्या बचेंगी, नोबल गैसेस। उनको हम आगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ले जाएंगे, जहाँ पे उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहते हैं कि जी हमारे पास एक फर्नेस होगी, जहाँ पे 800 डिग्री सी का आप टेम्परेचर दोगे, हवा भेजोगे, हवा जो है इस हीटेड मिक्सचर में से पास करेगी, ठीक है। हवा में क्या है, नाइट्रोजन, जब ये हवा की नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिलेगी तो ये कैल्शियम साइनाइड बना देगी और कार्बन अलग हो जाएगा। यही कार्बन हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। यही कार्बन मोनोऑक्साइड हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या काम करेगी, ये करेगी कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिलकर क्या बना देगी, CaCO3 बना देगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं। 2 हमने यहाँ रिकवर कर लिए हैं और हमने जो है
4 जो है हमने यहाँ पर रिकवर कर लिए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हमारी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करें कि देखें, चूँकि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट 3 बन रहे हैं, ऑक्सीजन 6 होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है 2 के 2 कैल्शियम रिकवर हो गए। ठीक है, और कार्बन हमारे पास कितने थे, 3 ये थे और 4 ये थे। ठीक है, कितने हो गए, 7। 2 कार्बन हमने रिकवर कर लिए, 5 अभी भी रह गए। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे पास 6 थे, 6 हमने रिकवर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5C। क्लियर हो गया। यही जो है, अगर हमारे पास अभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड अनरिएक्टेड है, तो आप क्या काम करोगे, उसको कॉपर के ऑक्साइड के साथ मिलाओगे, कॉपर मेटल हासिल हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड में क्या हुआ है, हमारे पास हवा आई है, हवा में नाइट्रोजन भी मौजूद थी, हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद थी, हवा में नोबल गैसेस भी मौजूद थी। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी वो पिछले मेथड की तरह हमने रिएक्शंस के थ्रू अलग करवा दी, रिएक्शन के थ्रू अलग करवा दी एक कंपाउंड की सूरत में। देखें यहाँ पे भी एक कंपाउंड बन रहा है, तो नाइट्रोजन अलग होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कंपाउंड बन रहा है, तो ऑक्सीजन अलग हो गई। ठीक है, पीछे जो नोबल गैसेस होंगी, उन नोबल गैसेस को आप क्या कर दोगे, उन नोबल गैसेस को आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजोगे, जहाँ पे उनको बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग करवा दोगे। तो यहाँ पे असल में होगा क्या, एक फर्नेस में आपने हवा भेजनी है, हवा की नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करेगी, ये कैल्शियम के साइनाइड बना देगी, कार्बन बना देगी। इसी कार्बन को आपने ऑक्सीजन के साथ मिलाना है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने फिर ऑक्सीजन के साथ मिलाना है, हमें क्या हासिल हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो जाएगी। ठीक है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा रिएक्शन आपने करवा देना है कैल्शियम कार्बाइड के साथ, इक्वेशन को बैलेंस रखना है, कैल्शियम के कार्बोनेट हासिल होंगे, कार्बन हासिल होगा। अगर अभी भी हमारे पास कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बची हुई है, जो कि आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पॉइजनस होती है, ये फ़ौरन जो है डेथ का सबब बन जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कॉपर के ऑक्साइड के साथ मिलाओगे इसी फर्नेस के अंदर, कॉपर हमें हासिल होगी और क्या हासिल हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या हासिल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एब्जॉर्ब करवा सकते हैं किसके अंदर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अगर आपने नमी को जज़्ब करवाना है, ठीक है, और अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करवाना है, रिमूव करवाना है, तो आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम करती है, इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर अभी भी कुछ नमी बच गई तो उसको आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के ऊपर से गुजारो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या काम करेगा, नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने दोनों प्रोसेस आपको पढ़ाए हैं केमिकल मेथड में, एक में आपने इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया था और एक में आपने क्या काम किया था, एक फर्नेस के अंदर जो है कैल्शियम कार्बाइड की मौजूदगी में रिएक्शंस करवाए थे। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स में क्या होता है, हमारे पास हवा आती है, पहले एक सेक्शन से गुजरती है जहाँ पे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और इस सेक्शन से क्या होता है, जिस सेक्शन से आप गुजारते हो पहले सेक्शन में से, वहाँ पे हमें कंपाउंड्स की सूरत में क्या हासिल हो जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हासिल हो जाती है। ठीक है, जो पिछला मेथड पढ़ाया था उसमें हमें वाटर सोलुबल सोडियम नाइट्रेट हासिल हुआ था, नाइट्राइट हासिल हुआ था और सोडियम नाइट्रेट हासिल हुआ था, मतलब कंपाउंड्स की सूरत में हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हासिल हुए थे। जो यह मेथड था इसमें भी हमें क्या हासिल हुआ, कंपाउंड्स की सूरत में जो है नाइट्रोजन हासिल हुआ और कंपाउंड की सूरत में हमें क्या हासिल हुआ, ऑक्सीजन हासिल हुआ, CO2 और CaCN2 की सूरत में। तो यहाँ पे पहले सेक्शन से जब आप गुजरेंगे वहाँ रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन होने के लिए में कंपाउंड्स की सूरत में नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, पीछे क्या बचेंगी, नोबल गैसेस। उन्हीं नोबल गैसेस को आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से गुजारना है। ठीक है, जहाँ पे वो बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन दोनों पैराग्राफ को
दो दो स्टेप्स में समझना है, ठीक है। पहला स्टेप जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग हुई, दूसरा स्टेप क्या है जहाँ पर नोबल गैसेस की फ्रैक्शनेशन की और उनको बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग किया। एंड में वो बता रहा है रेडॉन को हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। कहता है कि ये रेडॉन जो है हमें हासिल होता है रेडियम मेटल की डिसइंटीग्रेशन से। रेडियम मेटल डिसइंटीग्रेट करती है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये रेडियम मेटल से हासिल होती है। और देखें इसमें भी आपको एक गलती नज़र आ रही है। जो रेडियम मेटल होती है ना, उसका एटॉमिक नंबर 88 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 2 कम होगा तभी तो अल्फ़ा पार्टिकल बनेंगे, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर आपने 88 रखना है और मास नंबर आपने इसका 226 रखना है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, ठीक है। और हमें क्या हासिल होता है, रेडॉन हासिल होता है, जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 86 है और मास नंबर क्या है 22 है। इक्वेशन को आपने बैलेंस रखना है। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 88 है तो वहाँ पे भी 88 ही हो, ठीक है। इस तरह यहाँ पर अगर हमारे पास जो है एटॉमिक मास जो है 226 है तो इस साइड पे भी 226 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है रेडॉन किससे हासिल होता है, रेडियम की डिसइंटीग्रेशन से हासिल होता है, रेडियम के टूटने से हासिल होता है, ठीक है। जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और हमें हमारी जो है मेन प्रोडक्ट कौन सी हासिल होती है, रेडॉन की प्रोडक्ट हासिल होती है, जो कि असल में क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो मैंने 2 मेथड्स में आपको नोबल गैसेस की फॉर्मेशन सिखाई। ये पूरा का पूरा फिज़िकल मेथड था, ठीक है। और फिर मैंने आपको केमिकल मेथड के थ्रू भी जो है समझाने की कोशिश की। केमिकल मेथड में भी हमने 2 मेथड देखे, एक कैल्शियम कार्बाइड वाला जहाँ पे हमने एक फर्नेस में मुख्तलिफ रिएक्शंस किए थे, और दूसरा ये वाला जहाँ पे हमने वाटर सोलबल सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट हासिल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने नोबल गैस की फॉर्मेशन समझी, किसके थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू। एंड में हमने ये समझा कि रेडॉन को हम रेडियम की डिसइंटीग्रेशन से हासिल कर सकते हैं और साथ ही हमें क्या हासिल होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल हासिल होते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी बन गया, ठीक है। मगर आपने इसको समझने की कोशिश करनी है और इसको स्टेप्स में डिवाइड करके इसको जो है डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसा कि देखें ये सिर्फ हीलियम की फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप हीलियम की फॉर्मेशन की हेडिंग दे सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो है किसकी फॉर्मेशन है, इनर्ट गैसेस की है, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसने हेडिंग दी हुई है, तो यहाँ पे एक सब हेडिंग बना सकते हैं कि हीलियम किस तरीके से अलग किया जा सकता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में भी आप 2 स्टेप में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ तक जो क्या काम किया है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपाउंड्स की सूरत में अलग करवाया है। फिर जो नोबल गैसेस बच गई उसको जो है हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हमें अलग करवा दिया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स होंगे, मतलब हमारे पास जो है ऑक्साइड्स ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, उसको कंपाउंड्स की सूरत में आपने, ठीक है, जो अलग कराया उसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। और फिर जो है हमने जो नोबल गैसेस हमारे पास बच गई थी उसको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलग किया, उसका जिक्र उसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इसके एंड में जो है आप रेडॉन की हेडिंग दे सकते हैं कि रेडॉन हम कैसे हासिल करते हैं, रेडॉन हम रेडियम की डिसइंटीग्रेशन से हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था। तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।